नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। बड़ों को वर्क फ्रॉम होम और बच्चों को जाना पड़ रहा है स्कूल। वायु प्रदूषण पर दिल्ली सरकार को फटकार। मंत्री और ब्राह्मण समुदाय की नाराजगी पड़ी भारी। मध्य प्रदेश में आईपीएस अधिकारियों के तबादले। निलंबन के मुद्दे पर विपक्षी नेताओं के विरोध में शामिल हुए राहुल गांधी। पीएम मोदी की बैठक जारी। संक्रमण का बढ़ रहा है खतरा। बीते 24 घंटे में 9000 से ज्यादा कोरोना के मामले, 477 लोगों की गई जान। सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताते हुए और माफी से इनकार के लिए विपक्ष के रवैये पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दुख जताया। दिल्ली में प्रदूषण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने गुरुवार को दिल्ली की केजरीवाल सरकार से पूछा कि जब राजधानी में प्रदूषण इस हद तक बढ़ चुका है तो आखिर स्कूल क्यों खुले हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अगर दिल्ली सरकार वयस्कों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा लागू कर सकती है तो आखिर बच्चों को जबरदस्ती क्यों स्कूल जाने के लिए मजबूर किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि हमें लगता है कि वायु प्रदूषण के मुद्दे पर कुछ हो ही नहीं रहा है, जबकि इसका स्तर लगातार खराब होता जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने दिल्ली सरकार की तरफ से पेश हुए वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि दिल्ली की तरफ से कौन पेश हो रहा है। सिंघवी, हमने आपके बयानों को गंभीरता से लिया। आपने कई दावे किए हैं। आपने कहा है कि आपने स्कूल बंद कर दिए हैं, लेकिन सभी स्कूल बंद नहीं है। 3 साल और 4 साल के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी के बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली स्कूल में जितने भी दिल्ली के स्कूल हैं सभी को बंद करने का दिल्ली सरकार ने हाल ही में निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने राज्य के 13 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इन अधिकारियों में एक नाम भिंड के एसपी मनोज कुमार सिंह का भी है, जिन्होंने अमेजॉन के जरिए गांजे की सप्लाई करने वाले राष्ट्रीय स्तर के गैंग का भांडाफोड़ किया था। बुधवार देर रात शिवराज सरकार ने गृह मंत्रालय की ओर से अधिकारियों के ट्रांसफर की लिस्ट जारी की। भिंड में मनोज कुमार सिंह की जगह आईपीएस शैलेंद्र चौहान एसपी की जिम्मेदारी संभालेंगे। होम डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने बताया कि खाद चोरी के मामले को लेकर मनोज कुमार सिंह का तबादला किया गया है। कहा जा रहा है कि खाद चोरी के मामले में किसानों के खिलाफ एक्शन लिए जाने के चलते उन पर कार्रवाई हुई है। दरअसल इस केस में जिन किसानों के खिलाफ एक्शन हुआ था वे राज्य में सहकारी मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया के गांव के रहने वाले हैं। ऐसे में इस एक्शन को उनके और खाद चोरी के प्रकरण से जोड़कर देखा जा रहा है। अरविंद सिंह भदौरिया इस कार्रवाई से खुश नहीं थे। इसी तरह सागर के एसपी अतुल के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। उन्होंने ब्राह्मण समुदाय के एक पूर्व सरपंच के घर को गिराने का आदेश दिया था, जिसके बाद उन सभी लोगों का ट्रांसफर कर दिया गया है। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्यसभा में हंगामे के आसार बन गए। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम रहे। निलंबित सांसद जहां संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं सत्ता पक्ष इनके अशोभनीय आचरण के लिए माफी मांग रहा है। उधर संसद में गतिरोध को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन संसद में शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष द्वारा संसद में प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गांधी की प्रतिमा के नीचे अगर वे धरना दे रहे हैं तो कुछ सद्बुद्धि आ सकती है। आपको संसद की चर्चा, बहस और फैसलों में भागीदारी करनी चाहिए, यही लोकतांत्रिक मर्यादा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली में राज्यसभा के 12 विपक्षी सांसदों के निलंबन के विरोध में विपक्षी नेताओं के विरोध में शामिल हुए। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा है कि अमित शाह कहते हैं कि हर चीज को क्रोनोलॉजी के लिए देखना चाहिए। क्या क्रोनोलॉजी है? किसान बिल आया तो चर्चा क्यों नहीं कराई गई? हंगामा क्यों हुआ? हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा चर्चा नहीं कराना चाहती थी। क्या ये हमारा अधिकार नहीं था? नेगेटिव लोगों के लिए 7 दिन होम आइसोलेशन जरूरी है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दस्तक के साथ ही देश में संक्रमण के मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना के 9000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि 477 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8000 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों की माने तो देश में कोरोना के 99,000
763 सक्रिय मामले दर्ज किए गए हैं। बुधवार को जारी आंकड़े की अपेक्षा एक्टिव केस में थोड़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं 3,40,37,054 लोग ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 3,46,22,776 कुल मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक कोरोना से 4,69,724 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कोरोना टीकाकरण की बात करें तो देश में 2 दिसंबर तक जारी स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 1,24,96,19,515 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। इसमें बुधवार को 80,35,261 लोगों को वैक्सीन दी गई है। सांसदों के निलंबन को अलोकतांत्रिक बताने और माफी से इनकार के विपक्ष के रवैये पर राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने दुख जताया है। विपक्ष के रवैये पर सवाल हुए राज्यसभा के चेयरमैन ने नेहरू काल से अब तक हुए सांसदों के निलंबन के मामले को याद दिलाते हुए सवाल पूछा है कि क्या अब तक की सभी सरकारें अलोकतांत्रिक थी। उन्होंने सदन के दोनों पक्षों से सत्ता और विपक्ष से अपील की है कि वे आगे बढ़े और बातचीत के साथ मसले का हल करें। नायडू ने पूछा कि सांसदों का यह निलंबन पहली बार नहीं हुआ है। इसकी शुरुआत 1962 में हुई थी और अब से 2010 तक 11 बार ऐसा किया जा चुका है। इस तरह के प्रस्ताव लाने वाली क्या सभी सरकारें अलोकतांत्रिक थी? यदि ऐसा ही है तो फिर कई बार ऐसा क्यों नहीं किया गया? वेंकैया नायडू ने सदन के नाम लिखे पत्र में कहा कि सदन की कार्रवाई को लेकर तय नियमों के मुताबिक यह एक्शन लिया गया। उन्होंने कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने भी कहा कि यदि संबंधित सदस्य माफी मांग लेते हैं तो निलंबन वापस ले लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि विपक्ष के नेता सांसदों की हरकतों को अलोकतांत्रिक कहने की बजाय उन पर किए गए एक्शन पर ही सवाल उठा रहे हैं, लेकिन एक बार भी उन्होंने इस मुद्दे पर बात नहीं की है। आखिर यह निलंबन की कार्रवाई क्यों हुई है? दरअसल मानसून सत्र में जो हुआ वह सदन की गरिमा को खत्म करने वाला था। वह ऐसी हरकत थी कि दोबारा उसका जिक्र नहीं किया जा सकता। राजधानी दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी 370 अंक पर है। सुबह आसमान में कोहरे और स्मॉग की मौजूदगी की वजह से दिन भर सूरज लुकाछिपी करता रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश भी हो रही है। सफर के मुताबिक 2 दिसंबर को हवा की गति धीमी रहेगी, जिससे PM10 और PM2 बेहद खराब श्रेणी में क्रमशः 375 और 208 बने रहने के आसार है। इसके बाद 3 दिसंबर को हवा की गति में सुधार होने का भी अनुमान है। हवा की गति बढ़ने पर प्रदूषण तत्व PM10 और PM2.5 तो कुछ में कमी आएगी, लेकिन औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब श्रेणी में ही बना रहेगा। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिमी विक्षोभ के कारण राष्ट्रीय राजधानी में आज बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी भी हो सकती है। आपको बता दें कि 30 नवंबर को 24 घंटे का औसतन AQI 328 रहा। दरअसल 0 से 50 के बीच AQI अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच में संतोषजनक, 101 से 200 के बीच में मध्यम, 201 से 300 को खराब, 301 से 400 को बहुत खराब और 401 से 500 को गंभीर श्रेणी में माना जाता है। 30 नवंबर को दिल्ली सरकार ने आदेश जारी कर आवश्यक सामग्री वाले ट्रकों के अलावा अन्य ट्रकों के प्रवेश पर रोक 7 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। हालांकि CNG ट्रकों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति रहेगी। आदेश के मुताबिक वायु प्रदूषण के उच्च स्तर के मद्देनजर अगले आदेश तक निर्माण एवं तोड़फोड़ गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। तो रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। दस सेकंड में आप एक बिजनेस को एक ब्रांड में बदल सकते हो। कैसे? ब्रांड स्पॉट 365 डाउनलोड करिए, लॉग इन करिए, एक क्रिएटिव सी डिजाइन पर क्लिक कीजिए, लोगो अपलोड करिए और बन गया आपका बिजनेस एक ब्रांड। ये ऐप हमारे जैसे बिजनेसमैन को देता है अनलिमिटेड प्रमोशनल डिजाइन, फेस्टिवल ग्रीटिंग्स, मोटिवेशनल और कई तरह के क्रिएटिव पोस्ट, जिसे आप हर रोज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करके बढ़ा सकते हैं अपने बिजनेस की डिजिटल प्रेजेंस। वो हमारी बिजनेस लाइन में कहते हैं ना, देखने का पैसा नहीं लगता है, ट्रायल फ्री है, झंझट नहीं है, लोगो अपलोड, सीधा डाउनलोड और फिर शेयर। बस ब्रांड स्पॉट 365 आसान है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। विदेश से सफर करके आए दिल्ली आने वाले यात्रियों की एयरपोर्ट पर जांच में निगेटिव आने के बाद सरकार उनकी निगरानी करेगी, इसलिए उन्हें 7 दिन के लिए अनिवार्य होम आइसोलेशन में रहने का निर्देश जारी किया गया है।
आइसोलेशन के दौरान उन पर निगरानी रखने के लिए जिला स्तर पर सर्विलांस टीम तैयार की गई है, जिससे कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को अपने यहाँ निगरानी, जांच और इलाज के मॉडल पर काम करने का निर्देश भी दिया है। पॉजिटिव मिलने वाले मरीजों को LNJP अस्पताल में भर्ती कराने का निर्देश दिया गया। दरअसल दिल्ली में बुधवार से विदेश से आने वाले सभी यात्रियों के RT-PCR अनिवार्य कर दिया गया है। अगर कोई पॉजिटिव मिलता है तो उसे सीधे LNJP भेजा जाएगा, अगर कोई नेगेटिव मिलता है तो उसे घर भेजा जाएगा, मगर 7 दिन तक घर पर ही आइसोलेशन में रहना होगा। इस दौरान अगर उन्हें कोई भी लक्षण दिखता है उनमें, तो उन्हें स्थानीय जिला प्रशासन को सूचित करना होगा। अगर आइसोलेशन की अवधि के दौरान वह घूमता फिरता मिलता है तो उनके खिलाफ DDMA एक्ट के तहत कार्रवाई भी होगी। इसके लिए फिलहाल हर जिले में 5 से अधिक टीमें बनाई गई हैं जो होम आइसोलेशन में रहने वाले लोगों की निगरानी करेंगी। पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी हो गए हैं। आज 2 दिसंबर गुरुवार को दिल्ली वालों पर राहत की बारिश हुई है। पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। डीजल के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। वहीं देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर यह राहत भरा 28वां दिन है जब दाम नहीं बढ़े हैं। तमाम राज्यों के बाद सोमवार को दिल्ली सरकार ने भी पेट्रोल पर मूल्य वर्धित कर की कटौती करने की घोषणा की थी। इसी वजह से राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल 8 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पर वैट को 30% से घटाकर 19.40% कर दिया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। पिछली बार पश्चिमी बंगाल में चुनाव को देखते हुए लंबे समय तक ईंधन के रेट स्थिर रहे और अब एक बार फिर वैसा ही पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगले साल उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। ऐसे में बहुत हद तक संभव है कि अप्रैल 2022 तक पेट्रोल डीजल के रेट ना बढ़े, यानी तेल सस्ता हो सकता है पर महंगा होने की संभावना बेहद कम है। पेट्रोल डीजल के दाम में आज यानी 30 नवंबर 2021 के बाद में आज यानी कि 2 दिसंबर को कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दाम गिर रहे हैं। अगर गिरावट ऐसी रही तो आने वाले दिनों में देश भर में पेट्रोल डीजल 5 रुपए तक सस्ता हो सकता है। उच्च न्यायालय ने बुधवार को राजधानी में डेंगू के प्रसार को नियंत्रित करने में विफल रहने पर दिल्ली सरकार व तीनों नगर निगम को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण मरीजों की संख्या इस साल दोगुनी हो गई है। अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में यह एक बहुत ही खेदजनक स्थिति है। अदालत ने आगे कहा कि नागरिक प्रशासन को पूरी तरह से लकवा मार गया है क्योंकि किसी को भी मौतों की परवाह नहीं है। अधिकारी इस रवैये के साथ ही जी रहे हैं जो कि एक बड़ी आबादी है, इसलिए बीमारी आएगी और जाएगी। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतियां लोक लुभावन तरीकों से बनाई जा रही हैं और सरकारें ऐसा कुछ भी करने से डरती हैं जिससे उनका वोट बैंक हो जाए। दक्षिण दिल्ली नगर निगम की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत से उल्लंघन करने वाले चालानों पर जुर्माना राशि की सीमा बढ़ाने के लिए एक आदेश पारित करने का आग्रह किया। अदालत ने उनके तर्क को खारिज कर दिया है। पीठ ने उनके तर्ज पर कहा है कि अदालत ने ऐसा करने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि अधिकारियों को डर है कि अगर वे कुछ भी करते हैं तो लोग उन्हें वोट नहीं देते। अदालत ने कहा कि हम MCD के तर्क से सहमत हैं कि एक हल होना चाहिए। हमारे समाज में लोग तब तक नहीं समझते जब तक कोई ठोस जुर्माना ना लगाया जाए। पीठ ने कहा कि हम इस मुद्दे पर कानून नहीं बना सकते। आप इतने लोग लुभावन हो गए हैं कि आपको लगता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो लोग वोट नहीं देंगे। लोग लुभावन तरीके से नीतियां बनाई जा रही हैं जो कि सही नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के ट्वीट अयोध्या काशी में मंदिर निर्माण जारी, अब मथुरा की तैयारी को लेकर कहा है कि यह भाजपा की चुनाव में हार की पुष्टि करता है। हिंदू मुस्लिम भाजपा का आखिरी हथकंडा है, इससे जनता को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा विधानसभा आप चुनाव के नजदीक दिया गया बयान, अयोध्या व काशी में मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। यह भाजपा के हार की आम धारणा को पुख्ता करता है। इसके लिए आखिरी हथकंडे से अर्थात हिंदू मुस्लिम राजनीति से भी जनता सावधान रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक ट्वीट ने भाजपा के धार्मिक राष्ट्रवाद के आगामी एजेंडे के नए संकेत दिए हैं। मौर्य ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि अयोध्या और काशी में मंदिर का निर्माण चल रहा है, अब मथुरा की हमारी तैयारी है। जय श्री राम, जय शिव शंभू, जय श्री राधे कृष्ण। इस ट्वीट के बाद सियासी गलियारों में मथुरा को लेकर भाजपा की आगामी योजना के कयास लगाने शुरू हो गए। वीप सहित तमाम हिंदू संगठन वर्षों से मथुरा में श्री कृष्ण विराजमान के पास स्थित शाही ईदगाह को हटाने की मांग कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान का दावा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन पर ईदगाह बनाई गई है। करीब 190 साल पुराना विवाद अभी अदालत में ही विचाराधीन है। तो रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो गए।
न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। एसटीएफ आगरा इकाई ने कर्मचारी चयन आयोग की जीडी सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने का ठेका लेने वाले गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों में पंचकुइयान स्थित गुरुकुल कोचिंग का संचालक मुनेश कुमार और एजेंट सचिन शामिल हैं। वहीं भगवान टाकीज स्थित आगरा डिफेंस एकेडमी का संचालक श्याम सरदार भागने में सफल रहा है। एसटीएफ आरोपी की तलाश कर रही है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में कई और कोचिंग संचालक के नाम का पता चला है, जिन पर विवेचना की जा रही है। प्रतियोगी परीक्षा में पास कराने का ठेका लेने वाले गैंग के सक्रिय होने की सूचना पर एसटीएफ को लगता है कि आगरा में एसटीएफ के निरीक्षक यतेंद्र शर्मा और हुकुम सिंह गैंग की गिरफ्तारी में लोग लगे हुए थे। बुधवार को एसटीएफ से हाथरस के शादाबाद निवासी पवन कुमार ने संपर्क किया। बताया गया है कि गैंग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवकों को ठगता है। पुलिस ने गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। विजय रथ यात्रा को लेकर महोबा पहुंचे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि बुंदेलखंड की जनता ने भाजपा को लोकसभा और विधानसभा में समर्थन दिया। इस डबल इंजन की सरकार के बुंदेलखंड आते आते इंजन फेल हो गए। यह इंजन फेल सरकार और बुंदेलखंड के लोगों को धोखा दिया गया। उन्होंने कहा कि किसानों से पूछा कि आप बताइए कि आय दोगुनी हुई, तो जवाब मिला कि नहीं। उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा का सफाया होगा। सपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बुधवार की शहर के पुलिस लाइन में अपने झंडे गाड़ेगा। उन्होंने कहा कि पुलिस लाइन के समीप स्थित विशाल ग्राउंड में जनसभा को संबोधित मैं कर रहा हूं। उन्होंने योगी सरकार का नाम बदलने वाली सरकार बताया और कहा कि नाम बदलने में वाले महोबा आए थे। आप भाग्यशाली हैं कि महोबा में नाम नहीं बदला गया। जब वोट पड़ेगा तो जनता सरकार बदल देगी। यह चिलमजीवी लोग हैं, जनता का दुख दर्द नहीं जानते। यदि दुख दर्द जानते होते तो काम करते। परिवार वाले ही दूसरों का दर्द समझ सकते हैं। कहा है कि प्रदेश सरकार किसानों को खाद नहीं दे पा रही, खाद की बोरी से चोरी हो रही है। अल्लाह उदल की धरती से बदलाव की आवाज आ रही है। सपा शासन ने एम्बुलेंस सेवा, 100 नंबर पुलिस की गाड़ियां चलाई। इस सरकार ने नाम बदल दिया। यह वह सरकार है जो शिलान्यास का भी शिलान्यास करती है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि प्रदेश में सपा की सरकार बनने पर महिलाओं को 500 रुपए के स्थान पर 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। साथ ही सरसों बनाने वाला कारखाना लगाना पड़े तो लगाएंगे। यहाँ सरसों का तेल इतना पैदा करेंगे कि दूसरे स्थान पर भी जाएगा। उन्होंने उज्ज्वला योजना को बुझजला योजना बताया। कहा कि नीति आयोग के आंकड़े आए हैं जिसमें बुंदेलखंड के लोग सबसे अधिक गरीब हैं। भाजपा के अच्छे दिन के नारे पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि जिन्हें इफ्तार से फुर्सत नहीं थी अब वे सिद्ध विनायक मंदिर जा रहे हैं, कश्मीर जाकर कश्मीरी पंडित बन रहे हैं। राजनीति में यह परिवर्तन भाजपा की वजह से आया है। ऐसे और कितने अच्छे दिन देश को चाहिए। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान नेता कपिल सिब्बल द्वारा कांग्रेस को यूपीए की आत्मा बताए जाने पर तंज कसा है। कांग्रेस यूपीए की आत्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि ममता बनर्जी, शरद पवार एक साथ छोड़ते जा रहे हैं। कांग्रेस अब बिना शरीर की रह गई है और यह आत्मा प्रेतात्मा बनकर घूमेगी। राहुल गांधी के नेतृत्व पर अब भाजपा ही नहीं उनके साथ ही दलों को आपत्ति होने लगी है। गृह मंत्री शर्मा ने ममता बनर्जी के राष्ट्रगान के अपमान पर भी तंज कसा है। टुकड़े टुकड़े गैंग देश के मान को बदनाम करने का मौका नहीं छोड़ती। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने केवल राष्ट्रगान का अपमान नहीं किया बल्कि देश और रविन्द्रनाथ टैगोर का अपमान भी किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि देश की राजनीति में जिस तरह से बदलाव आ रहा है वह सुखद है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल भी राम जन्मभूमि की तीर्थ यात्रा कराने में लगे हैं तो कमलनाथ भी हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान जवाद का सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में देखने को मिला है। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 48 घंटे के अंदर अंडमान सागर में कम दबाव होने के कारण 3 दिसंबर तक चक्रवाती तूफान का रूप ले लेगा। इस बीच इस तूफान के 4 दिसंबर को उड़ीसा के तट से टकराने का भी पूर्वानुमान पेश किया गया है। उड़ीसा के सरकार ने सभी जिलों में चक्रवाती तूफान जवाद को लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम विभाग ने अलग अलग जिलों के लिए रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट भी जारी किए हैं। मौसम विभाग के माने तो कुछ इलाकों में अगले कुछ दिनों के अंदर भारी से भारी
बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक अंडमान सागर से उठकर यह तूफान उत्तर पश्चिमी की तरफ बढ़ते हुए उत्तरी आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट से 4 दिसंबर की सुबह टकरा सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि तूफान उड़ीसा की तट की ओर बढ़ेगा, लेकिन इसका असर कितना होगा यह अभी जल्दबाजी होगा। लेकिन 3 दिसंबर को उड़ीसा के कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। दक्षिण उड़ीसा के कुछ जिलों में 3 दिसंबर को भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम विभाग की माने तो 4 दिसंबर को उड़ीसा में बारिश और तेज होगी। खासतौर पर तटीय और अंदरूनी जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान उड़ीसा के तटीय इलाकों में 20 सेंटीमीटर या इससे भी ज्यादा बारिश हो सकती है। और आईडीएमडी जिन जिलों में लेकर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया उनमें गाजापति, गंजमपुरी और जगत सिंहपुर शामिल है। इसके अलावा केंद्रपाड़ा, कंडक, नयागढ़ और कंधमाल, रायगढ़ और करोड़ापुरा जिला के ऑरेंज अलर्ट भी इनमें जारी किया है। उड़ीसा के बालासोर, जयद्रक में आदि में येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री के सबसे बड़े प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म ने ओटीटी की दुनिया में कदम रखने की तैयारी कर ली है। यशराज फिल्म ने अपनी सीरीज द रेलवे मैन की घोषणा कर दी है। इस सीरीज की कहानी 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी के इर्द गिर्द बनी गई है। द रेलवे मैन में आर माधवन के मेनन, देवव्यू शर्मा, बाबिल जैसे शानदार कलाकार हैं। इस त्रासदी पर अब तक कई डॉक्यूमेंट्री बन चुकी हैं, लेकिन यशराज की इस सीरीज में आप करीब से वो कहानी देख सकेंगे जो शायद ही आपने किसी में देखी हो। द रेलवे मैन में दिखाया जाएगा कि भोपाल गैस त्रासदी के वक्त किस तरह से भोपाल स्टेशन पर काम करने वाले वर्कर्स ने अपनी जान पर खेलकर तमाम लोगों की जान बचाई थी। त्रासदी को बीते हुए आज 37 साल हो चुके हैं। ऐसे में यशराज फिल्म ने आज के ही दिन द रेलवे मैन का टीजर रिलीज किया। इस टीजर से सभी कलाकारों का फर्स्ट लुक का रिवील किया गया है। द रेलवे मैन के टीजर का बैकग्राउंड इतना खतरनाक है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज़ नेशनल के साथ। नमस्कार।